इतवार को मुझे छुट्टी होती थी। चुनाचे एक इतवार मैंने समंदर में मछलियां पकड़ने का बहाना बनाया, छड़ी, डोरी और टोकरी कांधे से लटकाई और जजीरे के जुनूबी साहिल की तरफ निकल आया। मैं एक जगह चट्टान के पत्थर पर बैठ गया और डोरी समंदर में डाल दी। कांटे के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मैं वहां मछलियां पकड़ने नहीं आया था। मेरे पीछे साहिल की रेतली पट्टी थी और उसके पीछे वो जंगल शुरू हो जाता था जहां आगे जाकर खारदार तार वाली दीवार थी। ये दीवार वहां से कोई 1-1.5 फरलांग दूर थी। मैंने बंसी को वहीं पत्थर के ऊपर इस तरह जमा कर रख दिया कि डोरी का सिरा पानी में ही रहे और खुद सीटी बजाता जंगल की तरफ बढ़ा। मैं दरख्तों में घुसा ही था कि आदमियों की आवाजें सुनाई थीं। मैं भागकर एक दरख्त की ओट में होकर झाड़ियों के पीछे बैठ गया। मेरी आंखें साहिली रेत की पट्टी पर लगी थीं। मामूल के मुताबिक इसराइल के 2 सिपाही स्टैंड दन्ने लटकाए गश्त करते, सिगरेट पीते, बातें करते नमूदार हुए और ऐसे ही आगे गुजर गए। उनकी नजर चट्टान के पत्थर पर लगी मेरी बंसी और अरीब रखी टोकरी पर नहीं पड़ी थी। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना मुझे खामखा वजाहती बयान देने पड़ते। जब वो दूर चले गए और उनकी आवाजें आना बंद हो गई तो मैं जंगल की झाड़ियों में से गुजरते हुए एक एक पत्थर, एक एक झाड़ी को गौर से देखने लगा। मैं उस निगाह से उनका जायजा ले रहा था कि जहां छुपने की कौन सी जगह मुनासिब हो सकती है जो सिपाहियों की नजरों से महफूज रह सके। जमीन ऊंची नीची थी, घास, झाड़ियों और दरख्तों की बहुतात थी। उनमें जंगली केले, नारियल और ताड़ के दरख्त ज्यादा थे। एक जगह झाड़ियों का बड़ा घना कुंज नजर आया जहां एक तरफ नीचे खड्ड थी जिसमें नाला बह रहा था। किनारे के दरख्त नाले पर झुके हुए थे। मैंने कुंज में झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहां एक गहरा गड्ढा बना हुआ था जिसमें सूखे पत्ते और दरख्तों की कटी हुई शाखें बिखरी हुई थी। गड्ढे के खड्ड वाले किनारे पर मिट्टी के एक तोदे का उभार सा बाहर को निकला हुआ था। मैं किसी गड्ढे या चट्टान के किसी शिकाफ में सोनिया को नहीं छुपा सकता था क्योंकि ऐसी जगहें नजरों से छुपी नहीं रहा करती और तलाश करने वाली पार्टी पहले ऐसी ही जगहों को खंगालती है। मेरी निगाहों ने उसी गड्ढे के ऊपर उभरे हुए मिट्टी के तोदे का इंतखाब किया। अगर मैं इस मिट्टी के तोदे में एक कब्र बनाने में कामयाब हो जाऊं तो उसमें सोनिया को मतलूबा वक्त के लिए छुपाया जा सकता था। इस उभार पर किसी को शक भी नहीं पड़ सकता था कि उसके अंदर कोई कब्र बनी होगी। तलाश पार्टी उस गड्ढे में उतर कर देखेगी, खड्ड की तलाशी लेगी और मिट्टी का ये अंबार चूंकि उनकी नजरों के सामने होगा इसलिए किसी को उस पर शुबा नहीं होगा। जरूरत सिर्फ इस अमर की थी कि इस तोदे के अंदर कब्र बनाकर ऊपर से इस तरह कैमोफ्लाज कर दिया जाए कि ये पता ही न चल सके कि यहाँ कोई जमीन दोज पनाहगाह खुदी हुई है। इस काम के लिए बड़ी महारत की जरूरत थी। मैंने उस जगह को चुन लिया और वापस बस्ती में आ गया। बस्ती में किसी खुरपे वगैरह का दस्तयाब होना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारी अपनी झोंपड़ी में 2 ऐसे खुरपे मौजूद थे। मैंने रात को एक खुरपा उठाकर अपनी झोंपड़ी में रख लिया। अब मेरा मामूल हो गया कि इतवार या पीर की शाम को जब भी मुनासिब मौका मिलता मैं खुरपा धोती के अंदर छुपा लेता। मछलियां पकड़ने वाली बंसी, कांटा, डोरी और टोकरी लेकर चट्टान के पत्थर पर जाकर बैठ जाता। बंसी की डोरी पानी में लटका देता और मौका देखकर बंसी वहीं जमाने के लिए जंगल में जाकर मिट्टी के तोदे को पहलू की जानिब से खोदना शुरू कर देता। वहां खुदी हुई मिट्टी को छुपाना आसान था। मैं उसे एक जगह जमा होने देता और फिर नीचे खड्ड में बखेर देता। वापसी पर तोते के शगाफ को झाड़ झनकार से छुपा देता। यह काम बड़ा मेहनत तलब था मगर ये मेरा मिशन था और मुझे उसका तजुर्बा था। चंद रोज के अंदर अंदर मैंने मिट्टी के तोदे के दूसरी तरफ वाले पहलू की जानिब से एक छोटा सा गार खोद कर अंदर एक ऐसी कब्र तैयार कर ली जो 4-5 फुट चौड़ी थी। फिर मैंने उसकी छत को खोदने का काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद मैंने छत को 3 फुट के करीब ऊंचा कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि तोदे में दाखिल होने के लिए एक छोटा सा गार था जिसके अंदर रेंग कर जाना पड़ता था। गार के सुराख में से गुजरने के बाद आगे 6 फुट लंबी और 3 फुट ऊंची छत वाली कब्र आ जाती थी। मैंने उसमें 15-20 खुश्क नारियल लाकर कोने में रख दिए। मुझे उस काम में 15 दिन लग गए। मैंने मिट्टी के शिगाफ का मुंह झाड़ियों और दरख्त की सूखी शाखों से इस तरह ढांप दिया कि अगर कोई मिट्टी के तोदे के ऊपर आकर दूसरी तरफ देखे भी तो उसे ये शगाफ नजर नहीं आ सकता था। दूसरी जानिब से कोई इसलिए नहीं आ सकता था कि उस तरफ खड्ड का किनारा शुरू होता था। इस बात की मैंने तसल्ली कर ली थी कि इस इसराइली कैंप में सुराग रसा कुत्ते बिल्कुल नहीं थे। इसकी जरूरत यहूदियों ने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि ये जजीरा बहुत छोटा था। दूसरे, वहां उनके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं था। तीसरे, उनकी सिक्योरिटी इतनी शदीद थी कि जेल से कोई चिड़िया भी उड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। और फिर आज तक वहां से कभी कोई कैदी फरार नहीं हुआ था। इस काम से फारिग होकर अब मैंने अपनी तवज्जो जेल कैंप के अंदर जाने के मरहले की तरफ मबजूल कर दी। अपने फरार की मंजिल के बारे में भी मैंने फैसला कर लिया था कि हम श्रीलंका या भारत की तरफ जाने की बजाय बर्मा की तरफ निकल जाएंगे। भारत और इसराइल से ताल्लुकात के सिलसिले में बर्मा एक गैर जानिबदार मुल्क था। वहां मैं अपने सिफारत खाने से भी राब्ता कायम करके उनसे मदद हासिल कर सकता था। कम से कम मुझे उनसे ताउन की उम्मीद थी।
फरार के तरीक़ेकार की स्कीम भी मेरे जहन में मौजूद थी। इसके लिए मुझे किसी गश्ती बोट को अगवा करना था और ये मेरे मुशाहिदे में आ चुकी थी कि रात को सिर्फ एक ही गश्ती लॉन्च राउंड पर होती थी, जो सारे जजीरे के गिर्द 12 बजे रात से पहले 3 चक्कर और निस्फ रात के बाद 2 चक्कर लगाती थी। सुबह के वक्त दूसरी मोटर बोट उसकी जगह ले लेती। इस मोटर बोट या गश्ती लॉन्च पर सिर्फ एक मशीन गन सामने के रुख पर नस्ब होती और उसमें 4 से 5 यहूदी सिक्योरिटी वाले सवार होते। ये स्टीन गन्नों से लैस होते। इस जजीरे से बर्मा का साहिल शुमाल मशरक की तरफ था और हमें खलीज बंगाल की मशरकी खाड़ी को उबूर करके बर्मा के साहिल तक पहुंचना था। यह फासला श्रीलंका के मुकाबले में बहुत कम था। अगर आप नक्शे पर निगाह डालें तो आपको अंडमान के जजीरे से बर्मा का मुल्क मशरक की जानिब थाईलैंड की साहिली पट्टी के साथ ऊपर को जाता नजर आएगा। बर्मा की जनूबी पट्टी नीचे जाकर थाईलैंड के साहिल से मिल गई थी। उसके ऊपर काफी दूर जाकर दरियाए इरावती का धाना था, जिसके किनारे बर्मा का दारुल हुकूमत और मशहूर बंदरगाही शहर रंगून आबाद था। अगर हम मोटर लॉन्च अगवा करके वहां से भागते हैं और लॉन्च का पेट्रोल हमारा साथ देता है तो हम यहाँ से ज्यादा 10 घंटों में बर्मा के साहिल पर पहुंच सकते थे। अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तब भी इस बात का कवी इम्कान था कि पेट्रोल हमें बर्मा के साहिल के काफी करीब पहुंचाकर ही खत्म होगा। चूंकि इन लॉन्चों को जजीरे के 3 चक्कर लगाने होते थे, इसलिए उनकी टैंकियां तेल से भरी रखी जाती होंगी। इलावाजी हर मोटर लॉन्च में दस्तूर के मुताबिक फालतू पेट्रोल के 2-1 बैरल जरूर रखे जाते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। यह फैसला करने के बाद मेरा जहन उस तरफ से मुतमईन हो गया। अब मैंने जेल कैंप के अंदर जाने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस दौरान में रम्या दाता ने अपनी बेटी संथा के साथ मेरे ब्याह की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी और वो बेजार सी लगने लगी थी। जब कभी वो मेरे करीब से गुजरती तो मुझे उसके ठंडी सांस भरने की आवाज आती। खुदा जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। बहरहाल चूंकि वो मेरे मिशन का हिस्सा नहीं थी, इसलिए मैं उसके बारे में गौर न करता। ब्याह का दिन मैंने इतने आगे जाकर रखा था कि इतनी देर में मुझे वहां से निकल जाना था। रम्या दाता और उसकी बीवी सुखमनी बड़ी खुश थी कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो बड़े साहब के बंगले पर काम करता था। मुझे यहूदी मैडम ने जो $20 बतौर इनाम दिए थे वो मैंने अपनी झोंपड़ी में छुपा दिए, क्योंकि आगे मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। मुझे साहब ने पहली तनख्वाह दी तो मैंने उसे रम्या दादा के हवाले कर दिया। वो बेहद खुश हुआ। मैडम ने मुझे मजीद $10 बतौर बख्शिश दिए। ये $10 भी मैंने $20 के साथ ही जमा कर दिए। जेल के अहाते में जाने का एक ही जरिया मेरे सामने था। ये वो ट्रक था जो निस्फ शब के वक्त कूड़ा करकट लेकर बाहर आता था और डिस्पोजल डंप पर उसे उल्टाकर वापस जेल में चला जाता। अब मुझे अपनी स्कीम पर तेजी से अमल दरामद करने की जरूरत थी। चुनाचे एक रात मैं पूरी तरह तैयार होकर अपनी झोंपड़ी में लेट गया। अब मैं कभी कभी निक्कर और तमीज भी पहन लेता। यह निक्कर बड़साम साहब ने दी थी। उस रात भी मैंने निक्कर और नीम आस्तीनों की मैले रंगी मोटी कमीज पहन रखी थी। पाँव में चप्पल थी। यहूदी मैडम कभी कभी अपने बाजुओं और पिंडलियों पर ऐसे तेल की मालिश करवाती थी जो मच्छरों को भगा देता था। मैं उसे एक छोटी बोतल में डालकर अपनी झोंपड़ी में ले आया। उस वक्त मैंने भी अपनी पिंडलियों, गर्दन और बाजुओं पर उस तेल की मालिश कर ली थी। पिस्तौल जरूर मैंने अच्छी तरह चेक करके अपनी जेब में रख लिया था। जब रात काफी गहरी हो गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने संदूक में से घड़ी निकाल कर देखी। रात के 10 बज चुके थे। मैं झोंपड़े से निकलकर जंगल से गुजरता हुआ सबसे पहले साहिल समंदर पर आ गया। रात अंधेरी थी। समंदर काली तारकोल की तरह नजर आ रहा था। साहिल दूर तक वीरान था। गश्ती लॉन्च अपना दूसरा फेरा लगा चुकी थी। उसे 12 बजे रात अपना तीसरा फेरा लगाना था। मैं साहिल से हटकर दरख्तों में आकर चलने लगा। जहां मैं मछलियां पकड़ा करता था वहां से दाएं जानिब घूमकर मैं नाक की सीध में जंगल में चलने लगा। उस जजीरे के जंगल में दरिंदा कोई नहीं था। हाँ, सांप जरूर थे जिनसे मैं काफी मोहतात था। ये सांप ज्यादातर जजीरे के शुमाली जंगल में पाए जाते थे जहाँ जमीन दलदली थी। मच्छर मेरे इर्द गिर्द भिनभिनाते मगर तेल की बू पाते ही फरार हो जाते। चलते चलते मैं उस चट्टान के करीब आ गया जिसकी चोटी से खारदार दीवार कोई 2 फुट की ऊंचाई पर थी। चट्टान की चोटी पर चढ़कर मैंने खारदार तार को ऊपर तक देखा। वहां से जेल की दीवार फासले पर स्याह मोटी लकीर की तरह लगती थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खारदार तार को हाथ लगाकर जरा सा हिलाया। तार तने हुए थे। एहतियात से तारों की जगह पर पांव रखता मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर नीचे एक तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरता चला गया। एक पल के लिए मैं वहीं दुबक कर बैठा रहा। फिर उठकर ताड़ के दरख्त के पीछे आकर अंधेरे में चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखा। आसपास तारीकी और सन्नाटा था। अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने डिस्पोजल डंप ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस सारी कार्रवाई में मुझे 5 घंटा लग गया। मैं डिस्पोजल ब्रिज के पहलू वाली ढलान में जाकर एक तरफ लंबी घास में छुप गया। अब मुझे जेल से आने वाले ट्रैश ट्रक का इंतजार था। कंदी ने बताया था कि वो रात को 12 बजे आया करता है। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी।
ट्रक जरूर आएगा। मैं यही सोचता हुआ वहां दुबक कर बैठा रहा। काले पानी के इस जजीरे की रात बेहद तारीक और सुनसान थी। मच्छर मार तेल ने मुझे बड़ा फायदा दिया। मच्छर मेरे आसपास और सर के इर्द गिर्द भिनभिनाते रहे, मगर मेरे जिस्म पर नहीं बैठ रहे थे। झाड़ियों में जगह जगह झींगर बोल रहे थे। दूर किसी जगह से मेंढक के टर्राने की आवाज भी सुनाई दे जाती। जेल की बुलंद दीवार के कोने वाली मचान पर रोशनी हो रही थी, मगर सर्च लाइट बंद थी। शायद ये हंगामी हालात के लिए रखी हुई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे दूर से किसी इंजन के घर घर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज करीब आती जा रही थी। ये डिस्पोजल वाले ट्रक की ही आवाज हो सकती थी। फिर मुझे जेल की दूसरी तरफ वाली दीवार के पीछे से रोशनी का गुबार फैलता नजर आया। ये ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। मैं तेजी से वहां से खिसक कर जरा दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। ट्रक घर घर करता हुआ चला रहा था। अब उसकी रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। मुझे किसी न किसी तरह हर हालत में इस ट्रक में छुपकर जेल के अंदर जाना था और फिर अंदर के तमाम हालात का जायजा लेकर किसी जगह से दीवार फांद कर या डिस्पोजल नाले के अंदर से होकर बाहर आना था। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था, और अगर मैं 1 महीने तक भी गौर करता रहता तो मुझे इसी हिकमत अमली को इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि दूसरे किसी जरिए से मैं जेल में दाखिल नहीं हो सकता था। जेल के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ट्रक डिस्पोजल ब्रिज के पास आकर रुक गया। उसकी बत्तियां बुझ गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कहीं उस ट्रक पर एक से ज्यादा आदमी तो सवार नहीं है। एक से ज्यादा के सवार होने का इम्कान नहीं था, क्योंकि ये एक आदमी का ही काम था। जहां ऐसे ट्रक इस्तेमाल होते थे जिनका पिछला हिस्सा बटन दबाने से ऊपर उठकर ढलान की सूरत में टेढ़ा होकर सारे कूड़े करकट को डंप में उलट देता और फिर सीधा हो जाता। ये ट्रक ढके हुए होते थे। सिर्फ उनका पिछला हिस्सा जरूरत के वक्त उठा दिया जाता था। मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई न दी। सिर्फ ट्रक के अकबी हिस्से के ऊपर उठने की हल्की सी आवाज आई। मैं दरख्तों से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ रेंगे लगा। ये इस लिहाज से बड़ा खतरनाक और अहमताना फेल था, क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई जरिया मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता था। लेकिन मेरे मिशन की तकमील इसी तरह होने वाली थी। मेरे लिए कोई दूसरा यहाँ मेरी मदद को नहीं आ सकता था, ना ही मैं कोई करामत दिखा सकता था। मुझे अपनी जान पर खेल कर वतन पाक की एक औरत को वहां से निकाल कर बाहर लाना था। ट्रक मुझे साफ नजर आ रहा था। उसका ड्राइवर अंधेरे में साए की तरह उसके अकब में खड़ा उसके चैम्बर को टेढ़ा होते और चैम्बर को नीचे डंप में गिरता देख रहा था। वो सिगरेट भी पी रहा था। अंधेरे में किसी वक्त उसके सिगरेट का सुर्ख नुक्ता दमक उठता। मैं दम साधे ढलान की घास पर पेट के बल पड़ा रहा। जब ट्रक ने सारा कूड़ा करकट डंप में उलट दिया तो ट्रक का चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता सीधा होकर नीचे को बैठने लगा। यहूदी ड्राइवर ने सिगरेट का कश लगाकर उसे कूड़े करकट में फेंका और ट्रक की अगली सीट की तरफ चल दिया। मैं उसी लम्हे के इंतजार में था। जो ही वो नजरों से ओझल हुआ, मैं तेजी से उठा और ट्रक की तरफ झुका झुका हुआ तेज तेज चलता ट्रक के पीछे आकर उसकी दीवार से लटकती हुई जंजीर को पकड़ा और टांगे झुलाकर ट्रक के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैं ट्रक के आहनी फर्श पर बैठ गया। अब ट्रक का दरवाजा ऊपर से नीचे आकर आधा बंद हो गया। मैं सांप की तरह रेंग कर ट्रक के कोने में दुबक कर सिमट गया था। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था और अब वो पीछे को खिसक रहा था। एक खास जगह पर आकर ट्रक ने गियर बदला और फिर जरा सा मोड़ काट कर जिधर से आया था हिचकोले खाता हुआ उधर को ही चल पड़ा। मैंने जेब में से पिस्तौल निकाल कर अंधेरे में उसे गौर से देखा। उसे कपड़ों के साथ थोड़ा सा रगड़ कर वापस जेब में रखिया। ट्रक जेल की दीवार की तरफ एक खास रफ्तार से जा रहा था। मुझे मालूम था कि ये जेल का अपना ट्रक है और इसकी चेकिंग नहीं होगी। कम से कम मुझे यही खुशफहमी थी, और ऐसा ही हुआ। ट्रक दीवार की दूसरी जानिब वाले दरवाजे में से गुजरकर जेल के अंदर दाखिल हो गया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ट्रक कहाँ जाकर रुकेगा। वो पहले तो सीधा चलता रहा और कुछ दूर तक चलते रहने के बाद उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर ड्राइवर ने तेजी से उसे एक तरफ घुमाया और वो एक गैराज के अंदर दाखिल होकर रुक गया। पिस्तौल अब मेरे हाथ में था और मैं ट्रक के अंदर चैम्बर की दीवार के साथ घात लगाए बैठा था। अगर ड्राइवर मुझे देख लेता है तो उसकी किस्मत में मेरे पिस्तौल की गोली खाकर वहीं मर जाना लिखा था। लेकिन ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी। वो अपनी सीट पर से नीचे कूदा और कोई गाना गुनगुनाता खांसता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। मैंने ट्रक के ऊपर उठे हुए आहनी तख्ते से सर निकाल कर उसे देखा। वो गैराज से निकलकर एक तरफ चला जा रहा था। ये जेल के अंदर का हिस्सा था। गैराज का कोई दरवाजा नहीं था। ये भी मेरी बड़ी खुशनसीबी थी। अगर दरवाजा होता और उसे ड्राइवर बाहर से लॉक करके चला जाता तो मेरे लिए काफी दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने देखा कि गैराज एक पार्किंग बैरक की तरह का था, जहां इर्द गिर्द दूसरी गाड़ियां भी खड़ी थीं। आगे एक छोटा सा बाग बना हुआ था। उसके सामने और बाएं जानिब जेल की 2 मंजिला बैरकें थीं। बाग के शुमाल की जानिब एक रविश थी, जहां खंबे पर ट्यूबलाइट रोशन थी। उससे आगे फिर बैरकों का सिलसिला शुरू हो जाता था। जिस दरवाजे से मैं ट्रक के अंदर दाखिल हुआ था वो दाएं जानिब एक दीवार की ओट में था और मुझे नजर नहीं आ रहा था। हैरान की बात थी कि बैरकों के बरामदे में कहीं कहीं अस्पतालों की तरह की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी।